नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपकी परीक्षा पीटी के लिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास और भूगोल के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी जो प्रश्न होंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। आधुनिक भारत के इतिहास का जो सिलेबस दिया गया आपके पीटी में तथा भूगोल का जो सिलेबस दिया गया आपके पीटी के एग्जाम के लिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इतिहास और भूगोल के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास और भूगोल के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। यह वीडियो आपके पीटी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह से इंडियन नेशनल आर्मी के 2 सिपाहियों का बचाव किसने किया था। आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह से इंडियन नेशनल आर्मी के 2 सिपाहियों का बचाव किसके द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपको पता होगा, मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। आपको पता होगा 1945 में जो है भारत की जो मतलब इंडियन नेशनल आर्मी के जो जवान थे, सिपाही थे जो है, उनके खिलाफ जो है लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। आप ध्यान दीजिएगा, 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर जो है लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। इन पर जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके द्वारा राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। लेकिन इनके बचाव में कौन से वकील खड़े हुए थे, तो इनके बचाव में खड़े हुए थे भूला भाई देसाई। तो आप इसे याद रखिएगा, भूला भाई देसाई जो थे इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाहियों के बचाव में खड़े थे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा इन सिपाहियों में प्रमुख कौन थे, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों में प्रमुख थे गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खां। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इंडियन नेशनल आर्मी के इन सिपाहियों में प्रमुख थे आपके गुरबख्श सिंह ढिल्लो हो गए, प्रेम कुमार सहगल हो गए और शाहनवाज खां। इनकी जो है फांसी को रुकवा दी थी भूला भाई देसाई ने। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1945 में जो है इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के ऊपर जो है राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था लाल किले के अंदर। तो इसे भी आप याद रखिएगा, कहाँ पे मुकदमा चलाया गया था, तो लाल किले के अंदर चलाया गया था। तथा इन सिपाहियों में प्रमुख कौन कौन थे, तो आप ध्यान दीजिएगा, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल और शाहनवाज खां प्रमुख थे, जिन पर जो है राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था लाल किले में। तथा इनका जो है बचाव किसने किया था, तो इनका बचाव किया था भोला भाई देसाई ने। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है फ्री इंडियन लीजन नामक संगठन किस देश में गठित किया था। आपको बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फ्री इंडियन लीजन नामक जो संगठन है किस देश में गठित किया गया था, तो नाजी जर्मनी में। उस वक्त का जो नाजी जर्मनी था वहीं पे जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फ्री इंडियन लीजन नामक जो सेना है वह बनाई गई थी। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी में। तो आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों, आपका जो सिलेबस दिया गया पीटी का, उसमें आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पढ़ने को कहा गया। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है। तो मैं आपको 2-4 चीज़ें और बता देता हूं, और आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो सुभाष चंद्र बोस थे, इनके द्वारा जो है रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी झांसी रेजिमेंट नामक जो है स्त्री सैनिकों का एक दल बनाया गया। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी झांसी रेजिमेंट नामक जो है स्त्री सैनिकों का एक दल गठित किया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा सुभाष चंद्र बोस जो थे, इनके द्वारा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह प्रसिद्ध नारा दिया गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो सुभाष चंद्र बोस थे, इनके द्वारा 1943 ईस्वी में, आप ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 ईस्वी में सिंगापुर में जो है भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, वर्ष 1943 में जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने जो है अंडमान निकोबार के जो है 2 द्वीपों का नाम रखा था। ये 2 द्वीप कौन कौन से थे, तो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। तो आप इसे याद रखिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार के 2 द्वीप थे जिनका नामकरण किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये 2 द्वीप कौन कौन से थे, तो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था,
इसको जो है सुभाष चंद्र बोस को किसने सौंपा था? तो जापान। यहाँ पे देखिएगा, जो जापान था, जापान ने सुभाष चंद्र बोस को जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह सौंप दिया था। कब सौंपा था? तो 1943 में। तथा इसी के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार के 2 द्वीपों का नाम रखा था, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। तब इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो इसका गठन कहाँ पे किया गया था? तो जो आपकी आज़ाद हिंद फौज थी, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, इसका गठन किया गया था आपका कहाँ पे? तो जापान में। जापान में जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। तथा आज़ाद हिंद फौज के गठन का सर्वप्रथम जो ख्याल है, जो विचार है, किसके दिमाग में आया था? तो मोहन सिंह के दिमाग में आया था। अब ध्यान दीजिएगा, आज़ाद हिंद फौज के गठन का जो विचार है सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था? तो मोहन सिंह के दिमाग में आया था। तथा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आपकी जापान में की गई थी। कब की गई थी? यह भी इंपॉर्टेंट है, 1942 में। कब की गई थी? तो 1942 में जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था जापान में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तथा आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे उनके ऊपर लाल किले में जो है राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। तथा इन सिपाहियों के बचाव में कौन वकील गए थे? तो भूला भाई देसाई। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ अपने। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है, पागल बादशाह जो है निम्नलिखित में से किसको कहा जाता था? आपको बताना है। तो पागल बादशाह हम इसमें से किसको कहते थे? तो आप ध्यान दीजिएगा, पागल बादशाह कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। आप याद देखिएगा, जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसको जो है पागल बादशाह कहा जाता था। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। और ममलूक वंश से संबंधित इसमें से कौन सा शासक है आपको बताना है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ममलूक वंश किसको हम कहते हैं? तो जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश को ही जो है हम ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, गुलाम वंश कह लीजिए या तो ममलूक वंश कह लीजिए, दोनों एक ही था। तो इसमें से गुलाम वंश का या ममलूक वंश का शासक कौन हो जाएगा? तो आपका बलबन। बलबन जो था यह गुलाम वंश या ममलूक वंश कह लीजिए उसका शासक था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे गुलाम वंश की यानी कि ममलूक वंश की बात हो रही है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो गुलाम वंश की जो स्थापना थी की गई थी आपकी 1206 में। तथा इसने शासन कब से कब तक किया था? तो जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश का शासन था आपका 1206 से 1290 के मध्य। आप इसे याद रखिएगा। तथा दिए गए ऑप्शंस में से गुलाम वंश का इसमें शासक कौन है? तो ममलूक मतलब बलबन। आप इसे याद रखिएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ बलबन से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, बलबन ने शासन कब से कब तक किया था गुलाम वंश मतलब दिल्ली सल्तनत पे? तो 1266 से लेके 1286 के मध्य जो है आपके बलबन ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। इसे आप याद रखिएगा, बलबन का जो है वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। इसे आप याद रखिएगा। तथा बलबन ने जो है जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। जिले इलाही की जो उपाधि थी यह बलबन ने धारण की थी। इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो बलबन था बलबन जो है अपने दरबार में इसने सिजदा एवं पायबोस नामक जो ईरानी पद्धतियाँ थी उनको भी लागू किया था। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए आप, सिजदा और पायबोस, इसको कहते हैं हम सिजदा, एक था आपका पायबोस। ये दोनों जो है ईरानी पद्धतियाँ थी जिनको बलबन के द्वारा अपने दरबार में लागू किया गया था। आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा जो बलबन था, बलबन के द्वारा नवरोज उत्सव की भी शुरुआत की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं बलबन से रिलेटेड। और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ अपने। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था? आपको बताना है। तो महात्मा गांधी का भारत में जो पहला सत्याग्रह था वह था चंपारण बिहार से। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण बिहार से जो है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1917 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, 1857 का विद्रोह किस दिन से शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1857 का जो विद्रोह था, 1857 की जो क्रांति थी यह किस दिन से शुरू हुई थी? तो 10 मई से। आप इसे ध्यान दीजिएगा, 10 मई, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 मई से जो है 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, बुलंद दरवाजा के संबंध में आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये देख लेते हैं।
तो बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण है 1602 में किया गया था, यह बिल्कुल सही कथन है। इसके अलावा दूसरा कथन क्या कह रहा है आपका, यह अकबर ने बनवाया था, तो यह भी बिल्कुल सही कथन आपका है। जो बुलंद दरवाज़ा था इसको अकबर ने बनवाया था। इसके बाद अगला कथन क्या कह रहा है, यह अकबर के गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, तो यह भी कथन आपका बिल्कुल सही है बुलंद दरवाजे से रिलेटेड। यानी कि जो तीनों कथन आपके दिए गए हैं बुलंद दरवाजे से रिलेटेड, ये बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी सही हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, रेहला की रचना किसके द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। रेहला की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो आप ध्यान दीजिएगा जो रेहला था, मतलब रेहला की रचना थी, यह की गई थी किसके द्वारा, तो आप ध्यान दीजिएगा इब्न बतूता के द्वारा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इब्न बतूता के द्वारा जो है रेहला की रचना की गई थी। रेहला क्या था, यह एक यात्रा वृत्तांत था। क्या था, रेहला जो था यह एक यात्रा वृत्तांत था, और जिसकी रचना इब्न बतूता ने की थी। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, तो इब्न बतूता जो है मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का, तो मोरक्को का रहने वाला था आपका इब्न बतूता था। आप इसे ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता को दिल्ली में जो है अपने काजी के पद पर नियुक्त किया था। आप याद देखिएगा, दिल्ली में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी के पद पर नियुक्त किया था। इसके साथ ही जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने इब्न बतूता को जो है राजदूत बनाकर अपना चीन भेजा था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं इब्न बतूता से रिलेटेड। मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार फिर से। इब्न बतूता जो है मोरक्को देश का रहने वाला था। इसके द्वारा एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया था जिसका नाम था रेहला। इसके साथ जो आपका इब्न बतूता था, इसको जो है दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन में भेजा था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, सिंपली आपसे पूछा जा रहा है। तो 1939 में जो है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आप यह ध्यान दीजिएगा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लेकिन आगे चल के जो है इस अधिवेशन में थोड़ा सा विवाद हो जाता है। बाद में चल के जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया तथा इनके इस्तीफा देने के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष चुने गए त्रिपुरी अधिवेशन के। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे आपके सुभाष चंद्र बोस। लेकिन बाद में कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है। विवाद के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है इससे इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष के पद से, तथा इस्तीफा देने के बाद जो नए अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने 1938 में जो है हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी की थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। और करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कब की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित आपका टॉपिक है। तो करजन वायली की जो हत्या है मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कब की थी, तो 1909 में। कब की थी, तो 1909 में जो है मदन लाल ढींगरा ने लंदन में करजन वायली की हत्या की थी। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी आपको बतानी है। तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी, लाहौर। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, लाहौर राजधानी थी महाराजा रणजीत सिंह की। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, किस युद्ध से शेरशाह सूरी को अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, कन्नौज के युद्ध के बाद। आप ध्यान दीजिएगा, जो कन्नौज का युद्ध हुआ था इसको हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। कन्नौज का जो युद्ध था इसको हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य जो है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, तो 1540 ईस्वी में। इस युद्ध में जो है हुमायूं जो है बुरी तरह से पराजित हो जाता है, तथा पराजित होने के बाद जो है हुमायूं अपना साम्राज्य छोड़कर भाग जाता है। तब जाके जो शेरशाह सूरी था उसके द्वारा जो है सूरी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद जो है
शेरशाह सूरी ने सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी? तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन आपका जो है क्या सही हो जाएगा? तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कन्नौज, या इसको हम बिलग्राम दोनों कहते हैं, दोनों एक ही नाम यहाँ पे है, कन्नौज या बिलग्राम कुछ भी कह लीजिए, एक ही नाम है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों इस प्रकार से आपका सही हो जाएगा। तो कन्नौज की लड़ाई इसको कहते हैं या बिलग्राम, दोनों एक ही नाम है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला चीज़ आप याद देखिए, यहाँ पे शेरशाह सूरी की बात हो रही है, तो बात कर लेते हैं कुछ शेरशाह सूरी से रिलेटेड फैक्टों के बारे में। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो शेरशाह सूरी था इसे जो है शेर खां की उपाधि दी गई थी। आप ध्यान दीजिएगा, शेरशाह सूरी को जो है शेर खां की उपाधि दी गई थी, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा जो शेरशाह सूरी था और इसके द्वारा जो है ग्रैंड ट्रंक रोड की जो है मरम्मत कराई गई थी। आप इसे याद रखिएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड की जो मरम्मत थी यह शेरशाह सूरी के द्वारा ही कराई गई थी। इसके बाद जो मलिक मोहम्मद जायसी था शेरशाह का समकालीन था। आप याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जो था यह शेरशाह का समकालीन था। आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो शेरशाह था इसकी मृत्यु कब होती है? तो शेरशाह की मृत्यु हो जाती है 1545 ईस्वी में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे होती है? तो कलिंजर के किले में। इसे भी आप याद रखिएगा, कलिंजर के किले में जो है, कलिंजर के किले में शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो जाती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, और भारत में वन नीति कब लागू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत में वन नीति कब लागू की गई थी? तो 1988 में। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, 1988 में जो है भारत में वन नीति लागू की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, और जो हाल ही में 2019 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई थी, उसके अनुसार आपको बताना है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 2019 की जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, इसके अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य भारत का है और मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है दर्ज की गई थी कर्नाटक में, जिसे भी आप याद रखिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है कर्नाटक राज्य ने वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं, और सबसे भारत में जो है सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है लेह, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, लेह। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, और निम्न में से कौन सी नदियां पश्चिम की यानी कि वेस्ट की ओर बहती हैं? आपको बताना, पश्चिम क्यों बढ़ने वाली नदियों को आपको बताना है। तो पश्चिम दिशा की ओर कौन सी नदियां बहती हैं? तो नर्मदा हो गई, भरतपुजा हो गई, पेरियार, इसके अलावा आपको मिलेगी ताप्ती नदी। ये सभी नदियां जो हैं आपकी पश्चिम की ओर बहती हैं और जाके अरब सागर में गिर जाती हैं। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं, और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हमारे हमारे यहाँ वन और वृक्ष है, तो टोटल 24.56% आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल जो एरिया है वो कितना है आपका? 24.56%। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। इसमें से आपके वन कितने हैं? तो इसमें से वनावरण कुल कितना आपको मिलेगा? आपको 21.67% वन है। और वृक्ष कितने हैं? तो इसके अलावा आपको जो है वृक्षों की संख्या मिलेगी इसमें आपको कितनी? तो 2.89। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और बाघ गणना रिपोर्ट जो 2018 की प्रकाशित की गई थी हाल ही में, उसके अनुसार कुछ यहाँ पे कथन दिए गए आपको, इसमें से आपको बताना कि कौन सा कथन सही है। तो 2018 की जो बाघ गणना रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी उसके अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 है। तो यह कथन आपका बिल्कुल सही है। 2018 की बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ है, तो यह भी कथन आपका बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का जो जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है इसमें सबसे ज़्यादा बाघ हैं, कितने? टोटल 231। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद विश्व में कुल बाघ आबादी के 70% जो है भारत में निवास करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है।
विश्व में कुल बाघ आबादी के जो 70% भाग है केवल भारत में निवास करते हैं। तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ और फैक्ट बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया था आपसे पूछा जा सकता है, तो 29 जुलाई को प्रतिवर्ष जो है, कब, तो 29 जुलाई को प्रतिवर्ष जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ है, कितने, टोटल 526 है। इसके बाद आपको मिलेंगे कर्नाटक में, कर्नाटक में टोटल कितने हैं, तो कर्नाटक में है आपके 524 बाघ हैं, सेकेंड नंबर पर कर्नाटक है। और थर्ड नंबर पे आपको मिलेगा उत्तराखंड, टोटल 442 बाघ, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और निम्न में से राजपूत वंशों में कौन सा अग्निकुल से उत्पन्न नहीं हुए थे, आपको बताना है। तो वह कौन सा राजपूत वंश इसमें से दिया गया जो, मतलब इसमें से आपको बताना है कि कौन अग्निकुल से उत्पन्न नहीं हुए थे, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 4 राजपूत जातियां थी, जैसे प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। प्रतिहार हो गया, परमार हो गया, चालुक्य और चौहान हो गया, इसके अलावा आपको हो गया चालुक्य। ये आपके 4 इंपॉर्टेंट राजपूत जातियां थी जो है अग्निकुल से पैदा हुई थी, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। कछवाहा जो है इसमें से नहीं है, यानी कि आपका डी सही है। इसके अलावा चालुक्य, प्रतिहार, परमार, चौहान जो है ये मानी जाती हैं अग्निकुंड से उत्पन्न 4 राजपूत जातियां, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा यह किसमें बताया गया, तो चंद्र बलदाई की एक रचना जिसका नाम पृथ्वीराज रासो। चंद्र बलदाई की एक रचना जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, इसी में बताया गया इन 4 राजपूत जातियों के बारे में जो अग्निकुंड से पैदा हुई थी, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हरा दिया था। तो राजपूतों के द्वारा जो है अल जुनैद जो अल अरब आक्रमणकारी था, इसकी सेना को हरा दिया गया था, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, अल जुनैद। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, वह एकमात्र महाद्वीप जहां सभी अक्षांशीय रेखाएं गुजरती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से सभी अक्षांशीय रेखाएं गुजरती हैं, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, अफ्रीका महाद्वीप, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, गुरु शिखर जो है निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो गुरु शिखर जो पर्वत चोटी आपको किस राज्य में मिलेगी, तो राजस्थान में। तो यह जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है गुरु शिखर, तथा यह राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दक्षिण की गंगा हम इसमें से किस नदी को कहते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो है दक्षिण की गंगा हम कहते हैं गोदावरी नदी को। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ गोदावरी नदी से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो है उद्गम कहाँ से होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, कहाँ, तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा जो गोदावरी नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, आप ध्यान दीजिएगा, जो गोदावरी है यह प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे लंबी नदी, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा इसको जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसके अलावा जो गोदावरी नदी, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं पेनगंगा, वेनगंगा, इसके अलावा प्राणहिता, ये सभी जो नदियां हैं ये इसकी सहायक नदियां, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा यह जो डी ऑप्शन आपका है सुवर्ण रेखा नदी, यह कहाँ पे बहती है, तो जो सुवर्ण रेखा नदी है यह झारखंड की इंपॉर्टेंट नदी है, इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से, तथा जो जमशेदपुर शहर है इसी नदी के किनारे स्थित है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगली नदी कौन सी है, महानदी के बारे में भी ये देख लेते हैं। तो महानदी के बारे में कौन सा फैक्ट आपको याद रखना है, महानदी, यहाँ पे हम कावेरी नदी की बात करते हैं। कावेरी नदी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी जो है इसका जो उद्गम है कहाँ से होता है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कर्नाटक में। कहाँ, तो कर्नाटक में जो है ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं यहीं से जो है आपके कावेरी नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम इस नदी के जो है महत्वपूर्ण द्वीप हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। इस नदी के 2 इंपॉर्टेंट द्वीप हैं, कौन कौन से, और श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस नदी को लेकर जल विवाद भी है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के मध्य, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी नदी असम राज्य में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है? तो आप ध्यान दीजिएगा, विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम है माजुली नदी द्वीप। नाम आप याद रखिएगा, जो माजुली नदी द्वीप है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है तथा यह असम राज्य में स्थित है तथा इसका जो निर्माण है वह करती है ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम राज्य में माजुली नामक विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण किया गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा जो ब्रह्मपुत्र यह तिब्बत से आती है भारत में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सतलुज नदी जो है किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सतलुज नदी भी यह तिब्बत से आती है भारत में तथा यह तिब्बत से भारत में आती है तथा सिपकिला दर्रे से जो है हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, सिपकिला दर्रे से। कहाँ से? तो सिपकिला दर्रे से जो है यह भारत में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है सतलुज नदी तथा यह भी जो है तिब्बत से भारत में आती है। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एडन नहर का संबंध निम्न में से किस नदी से है? तो आप याद रखिएगा, एडन नहर जो है पश्चिम बंगाल की काफ़ी इंपॉर्टेंट नहर है तथा यह दामोदर नदी से निकाली गई नहर है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। दामोदर नदी से जो है इस नहर को निकाला गया है, एडन नहर को, तथा यह पश्चिम बंगाल की एक इंपॉर्टेंट नहर है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने चारों लिस्ट आपको अपलोड कर दी है, इस लिस्ट का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो विष्णुप्रयाग जो है आपका धौलीगंगा एवं अलकनंदा के मतलब मिलन संगम पर है। उसके अलावा कर्णप्रयाग आपको मिलेगा पिंडार और अलकनंदा के संगम पर, और रुद्रप्रयाग आपको मिलेगा मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर, और देवप्रयाग आपको मिलेगा भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर। तो आप इसे याद रखिएगा। अगर हम प्रश्न की बात करें तो रुद्रप्रयाग की यहाँ पे बात हो रही है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर जो है रुद्रप्रयाग स्थित है। तो आपका मंदाकिनी राइट आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर जो है रुद्रप्रयाग स्थित है। अगला प्रश्न आप हमारा कह रहा है, ब्राजील के विशाल कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के जो विशाल कहवा के बागान हैं इनको हम कहते हैं फजेंडा, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, फजेंडा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है इसका आंसर। तो 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन है लखनऊ का, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इससे जुड़े जो 2-4 फैक्ट हैं आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है पहली कि नरम दल और गरम दल जो है आपस में एक हो गए थे इसी अधिवेशन के दौरान। तो पहला फैक्ट आपको याद रखना है, जो कांग्रेस का धड़ा नरम दल और गरम दल में 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गया था, वह पुनः 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में एक हो जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, पहला फैक्ट है। उसके बाद दूसरा फैक्ट क्या आपको याद रखना है, इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है समझौता हो गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है समझौता हो गया था, दूसरा फैक्ट है। तीसरा फैक्ट आपको क्या रखना है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। ये तीसरा फैक्ट आपको याद रखना है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आप ध्यान दीजिएगा, 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। इसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्न में से कौन सी नदी जो है अमरकंटक के पठार से निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपकी जो नर्मदा नदी है यह निकलती है आपके अमरकंटक के पठार से। तो आप इसे याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से जो है निकलती है यह नदी। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा इसी नर्मदा नदी पर जो है धुआंधार जो जलप्रपात है वह स्थित है। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा यह जो नदी है जाके अरब सागर में गिरती है तथा यह एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी कि यह वेस्टर्न फ्लोविंग रिवर यानी कि पश्चिम की तरफ बहती है और जाकर यह आपका किसका निर्माण करती है? तो एस्चुरी का निर्माण करती है और जाकर यह अरब सागर में गिर जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा यह जो नदी है नर्मदा,
या भ्रंश घाटी प्रवाह करती है। ये दो नदियां हैं आपकी, नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां जो है भ्रंश घाटी प्रवाह करती हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है उत्तर पूर्व मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है। इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो इसको हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। तो इससे जो है वर्षा होती है आपको तमिलनाडु के तटों पर, यानी कि ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है औरब अकबर ने जो है किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो अकबर के द्वारा जो है हीर विजय सूरी को जो है जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, हीर विजय सूरी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा कब बनाया गया था। तो मैंने आपको बताया था 1602 में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान से प्रवेश लेती है। तो जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है यह भारत में कहाँ से प्रवेश लेती, तो नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। नामचा बरवा जो पर्वत श्रृंखला है आपकी अरुणाचल प्रदेश में, यहीं से जो है आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह प्रवेश लेती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश से जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा यह आती कहाँ से, तो तिब्बत से आती है, तिब्बत से आती है यह ब्रह्मपुत्र नदी। तथा इसके बहुत सारे नाम हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम कहते हैं सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। वहीं जब यह भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, तब इसका नाम हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको हम दिहांग के नाम से जानते हैं। इसके बाद जैसे यह आगे बढ़ती है असम में, तो असम में इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में जब स्टार्ट में प्रवेश करती है तो उसको जमुना के नाम से जानते हैं। फिर आगे जाकर जब यह गंगा से मिलती है तो उसको पद्मा कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और भारत के कितने राज्यों से भूटान की सीमा लगती है, आपको बताना है। तो भारत के कुल कितने राज्य हैं जहाँ से जिनसे भूटान की सीमा लगती है। तो भारत के टोटल जो है 4 राज्य हैं जिनसे जो है भूटान की सीमा टच होती है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। तो ये 4 राज्यों में से पहला आपका है असम राज्य हो गया, असम हो गया। असम के अलावा आपका हो जाएगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमाएं आपकी भूटान से टच होती हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है जहांगीर के द्वारा निम्नलिखित में से इंग्लिश खान किसे कहा गया, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो जहांगीर ने जो है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा विलियम हॉकिंस को, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। विलियम हॉकिंस को जो है जहांगीर ने जो है और इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी। तो 1915 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, तथा 1919 में जो है इस नाइटहुड की उपाधि को अंग्रेजों को वापस कर दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और भारत की स्थलीय सीमा कुल है 15,200 किलोमीटर की, जिसमें से जो है सबसे ज़्यादा जो सीमा है कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, उस देश का आपको नाम बताना है। तो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, बांग्लादेश। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है भारत में नलकूप के अतिरिक्त सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है। तो भारत में नलकूप के अतिरिक्त सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है नहरें, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, नहरें। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न घाट के राज्य कौन कौन से आपको बताना है। तो वेस्टर्न घाट में कौन कौन से राज्य आपके शामिल हो जाते हैं। तो तमिलनाडु आपका हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो ये सभी राज्य जो हैं आपके वेस्टर्न घाट के राज्य आते हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। तथा जो वेस्टर्न घाट है इसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, सह्याद्री के नाम से भी वेस्टर्न घाट को जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है पेन गंगा जो है किसकी सहायक नदी है। तो पेन गंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल से गोदावरी की सहायक नदियों को हम कहते हैं। मतलब गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है इसमें से, मतलब गोदावरी की सहायक प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, पेन गंगा किसकी सहायक नदी है। तो पेन गंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो यह लास्ट प्रश्न हमारा था। आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा आपके पीटी की परीक्षा में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।